हेलो भाइयों। तो आज ये जो वीडियो आने वाला है वो आपका क्लास ट्वेल्थ का आने वाला है। क्लास ट्वेल्थ का जो मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ वो स्टार्टिंग करेंगे हम अपने मैट्रिक्स से। तो ये आपका थर्ड चैप्टर है क्लास ट्वेल्थ में। पहला चैप्टर आपका रिलेशन फंक्शन है, सेकंड है आपका कौन सा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो उसको हम करेंगे बाद में। इनके पहले हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को खत्म करेंगे थर्ड और फोर्थ चैप्टर को। देन उसके बाद हम अपने इनको रिलेशन फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को करेंगे, ठीक है। तो आज आप देखना, आज आपका पहले क्लास है, पहली क्लास आप क्लास ट्वेल्थ की। क्लास ट्वेल्थ में पहला क्लास आपका किसका, मैट्रिक्स का। तो मैं मैट्रिक्स से यहाँ से शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, मैट्रिक्स का हम वैसे क्यों यूज करते हैं, कुछ डाटा होता है, उस डाटा को कुछ रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट करते हैं और उसका अरेंजमेंट करके उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इस तरीका से हम मैट्रिक्स होता है। अच्छा, अब आता है व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है। चलिए, ये आपका क्लास ट्वेल्थ का है। क्लास ट्वेल्थ का मैथ का सबसे पहला आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। यानी कि इसमें मैं क्वेश्चन से कम कराऊंगा, इसमें सिर्फ आपका जो आपका 3.1 है उसका सिर्फ पूरा पूरा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। देन इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके अलग बुक, अदर बुक से क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए, जैसे ही आपका मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा, मैट्रिक्स का पूरा हमारा जैसे इंट्रोडक्शन वीडियो, आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो लेंगे कि मैट्रिक्स होती क्या है और मैट्रिक्स के टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले मैट्रिक्स क्या होता है और टाइप ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स कौन सा है, मैट्रिक्स क्या होता है, देखो, मैट्रिक्स क्या होती है, ए सेट ऑफ एम बाई एन मैट्रिक्स। अच्छा, सेट किस, एक सेट ऑफ एम बाई एन मैट्रिक्स, यानी कि एम बाई एन मैट्रिक्स का एक सेट होना चाहिए। आपने 11th क्लास में पढ़ा था सेट क्या होता है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब था कि अगर आपके, जैसे मैंने पूछा एक नेचुरल नंबर एक सेट है, हाँ नेचुरल नंबर का एक सेट है, वो आपके अकॉर्डिंग भी नेचुरल नंबर वही होंगे। अगर मैं किसी और से पूछूंगा तो उसके अकॉर्डिंग भी नेचुरल नंबर वही रहेंगे। तो वो क्या होता है, एक सेट होता है, एक वेल डिफाइन होता है वो चीज। जैसे मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल पूछ लूँ कि अपने कोई 5 फेवरेट प्लेयर्स के नाम बताओ, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारे फेवरेट प्लेयर अलग रहेंगे और तुम्हारे फ्रेंड के फेवरेट प्लेयर अलग रहेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, वो एक सेट नहीं होगा, वेल डिफाइन नहीं हुआ। तो वेल डिफाइन से मतलब है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग वो चीजें सेम रहे और उसके अकॉर्डिंग भी सेम रहे, ठीक है। वो तो क्या होगा, एक सेट एम बाई एन नंबर्स का एक सेट होना चाहिए। एम बाई एन क्या, वो हम आगे मैं भी डिस्कस करूंगा। और जो एम बाई एन नंबर का एक सेट होना चाहिए, वो उस सेट में नंबर्स आ रहे हैं। भाई उसने बोला एम बाई एन सेट में उसमें नंबर्स आ रहे हैं। अब नंबर्स तो बहुत सारे पढ़े सर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, वन नंबर, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर, सब पढ़े हमने। लेकिन नंबर्स कौन से, नंबर्स आने चाहिए आपके रियल और इमेजिनरी नंबर। अच्छा, रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर होते हैं हमारे पास रैशनल प्लस इरेशनल नंबर। ये सारे नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर आपने 11th क्लास में पढ़ोगे। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे ए प्लस आयोटा बी, ये कौन से नंबर है हमारे पास, इमेजिनरी नंबर है। ए और बी क्या है इसमें, ए और बी रियल नंबर है, ठीक है। ये सारे नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो इमेजिनरी नंबर ये होते हैं रूट में -2, इस स्क्वायर रूट में -3, ये नंबर्स कौन से होते हैं, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और एक और चीज आती है इसमें, और फंक्शंस भी होने चाहिए, फंक्शंस। तो क्या होना चाहिए, एक सेट होना चाहिए, उस सेट में एम बाई एन नंबर्स होने चाहिए। और वो नंबर्स कौन से होने चाहिए, नंबर्स रियल नंबर भी हो सकते हैं, इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं और आपके फंक्शंस भी हो सकते हैं। रियल नंबर कौन से, रैशनल प्लस इरेशनल नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन से, जो स्क्वायर रूट में -2 -3 आते हैं, जिसको हम बोलते हैं ए प्लस आयोटा बी, जिसमें हमारे पास ये क्या था, आयोटा, ठीक है। ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। फिर इनका और क्या होना चाहिए, फंक्शंस। फंक्शन कौन से, साइन कॉस टेन, ये सारे फंक्शंस भी उसमें आ सकते हैं। किसमें, एक रेक्टेंगुलर एक सेट में। और वो उसमें बोला वो अरेंज होने चाहिए, किसमें अरेंज होने चाहिए, वो अरेंज होने चाहिए किसमें, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर। वो किसमें अरेंज होने चाहिए, एक रेक्टेंगुलर की फॉर्म में अरेंज होने चाहिए। जैसे ये एक रेक्टेंगुलर है, ये भी क्या है आपका एक रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज होने चाहिए। और इस रेक्टेंगुलर के अंदर जो हमारे पास क्या आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे। वो एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं, वो एलिमेंट्स हो सकते हैं भाई रियल नंबर, नंबर, इमेजिनरी, और 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 कौन से हो सकते हैं, और फंक्शंस हो सकते हैं, फंक्शन। ये मैं आपको मैंने बता दिया ये कौन कौन से नंबर है, फंक्शंस भी। तो इस जो एक रेक्टेंगुलर एरे बनेगा, उसमें एम बाई एन नंबर्स होंगे। एम बाई एन क्या, वो ऑर्डर है, वो मैं बताऊंगा अभी आगे। तो उसके अंदर जो नंबर होंगे वो रियल, इमेजिनरी और कैसे होने चाहिए, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होने चाहिए। और एरो ऑफ एम रोज, जिसमें एम रोज होगा और एन क्या होगा, एन कॉलम होगा। सर ये रोज कॉलम समझ में नहीं आया, तो देखो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि एक हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी उसको हम एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करेंगे।
और उसके रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर जो चीजें हमारे पास आएंगी इस बॉक्स के अंदर, वो रियल नंबर्स आएंगे, इमेजिनरी नंबर भी आ सकते हैं और फंक्शंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे आएगा, जैसे मैं अब इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक एग्जांपल में मैंने लिख दिया भाई रूट में स्क्वायर रूट में 2 3 4 और साइन थीटा कॉस थीटा, ये फंक्शंस हो गए, और स्क्वायर रूट में -3 4 6 और 0। ये क्या हो गया, एक हमारे पास एक क्या किसका एग्जांपल हो गया, एक हमारे पास मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। देखो मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, m/n। m क्या, इसमें m रोज है। अच्छा रोज क्या होंगे, अब m क्या, रोज रोज होंगी हमारे पास जो कौन सी लाइन होंगी, जो हॉरिजॉन्टली लाइन होंगी। जैसे मैंने बोला रोज, रोज क्या है इसमें, m बोला सर आपने, m बोला, m रोज है, तो रोज जो होंगी वो कैसी होंगी, हॉरिजॉन्टली लाइन, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये कौन सी होंगी, इसमें रोज होंगी। तो देखो ये भी एक रोज है, ये भी एक रोज है, ये भी एक रोज है। और रोज को जो हम डिनोट करेंगे, रोज को जब हम डिनोट करेंगे तो इसको डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। अगर एक रोज है तो R1, सेकंड रोज है तो R2। जैसे इसमें पूछा सर इसमें एक रोज तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये आ रही है, एक रोज ये हो गई R2 और एक रोज ये आ गई कौन सी, R3। तो समझ में आया हमारे पास मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया, हमारे पास रोज कौन सी होंगी, जो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइंस में होंगी। ये मैंने आपको बताया, मैट्रिक्स को हम एक रेक्टेंगुलर फॉर्म एरे में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो हमारे पास रियल नंबर भी हो सकते हैं, और हमारे पास फंक्शंस भी हो सकते हैं, और इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं। इमेजिनरी नंबर माइनस का जैसे मैं ले लूँ, ये क्या आएगा 3 आयोटा, ये क्या आएगा 3 आयोटा। तो इसके अंदर हमारे पास ये सारी चीजें आ सकती है। और फिर आपने मैंने बताया बच्चों भाई जो रोज होते हैं हमारे पास वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल, दो और तीन। तो मैंने पूछा इसमें कितने रोज है, 3 रोज है, R1 R2 और R3। ठीक है, फिर है हमारे पास n कॉलम्स। भाई ये n कॉलम्स का मतलब क्या है, कॉलम्स का मतलब है जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होंगी। कॉलम्स का मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n कॉलम्स, n कॉलम्स, कॉलम्स का मतलब कौन सा होगा, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइंस। ये कौन सी होती है हमारे पास, वर्टिकल लाइन। अब इस वाले को मैंने एक क्या लिया, एक मैट्रिक्स लिया, इस मैट्रिक्स में मुझे बताइए कितने वर्टिकल लाइन है। तो आप बोलोगे भाई एक वर्टिकल लाइन, दो वर्टिकल लाइन, तीन वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का मतलब इस तरीके से हमारे पास पूरा एक वर्टिकल लाइन होगा। तो एक वर्टिकल लाइन, दूसरा और तीसरा, और जो हमारे पास कॉलम होगा उस कॉलम को हम डिनोट करेंगे कैपिटल सी से। अब जैसे एक हमारे पास एक कॉलम है तो इसको बोलेंगे कैपिटल C1 कॉलम, इसको बोलेंगे C2 कॉलम, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम C3 कॉलम। तो भाई समझ में आया हमारे पास की कॉलम कौन सी होती है और रोज कौन सी होती है, कॉलम कौन सी होती है और रोज कौन सी होती है। तो कॉलम तो हो गए हमारे पास कौन से, जो वर्टिकल लाइन में आएंगे, और रोज हो गए जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस में आएंगे। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कॉलम को C1 C2 C3 से, और रोज को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल R1 R2 और R3 से। ठीक है, अच्छा एक चीज सर भाई इसमें m रोज बताए थे, तो रोज कितने, इसमें m की संख्या कितनी है, इसमें मैंने बोला m की संख्या कितनी है। ये तो मैंने एक और एग्जांपल लिया था, इसको और मत लिखो, ये एक और एग्जांपल लिया था मैट्रिक्स का। और मैट्रिक्स को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो किसी भी कैपिटल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल ए से। ठीक है, एम क्या था, एम था नंबर ऑफ रोज। भाई आपने बताया एम क्या था, रोज थी, तो रोज कितनी है इसमें 1 2 3, तो एम की वैल्यू कितनी होगी इसमें 3। अच्छा एन क्या था इसमें, नंबर ऑफ कॉलम्स, एन क्या था, नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स कितने हैं भाई इसमें, 1 2 3, तो कॉलम्स भी कितने, इसमें 3 कॉलम्स है। तो ये क्या आया, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यही तो बोला था उसने, ए सेट ऑफ m बाई n नंबर्स। m बाई n नंबर्स का मतलब है कि 3/3, यानी कि ये मैट्रिक्स होगी 3/3 की, इज कॉल्ड n m बाई n। तो मैट्रिक्स टू बी रीड m बाई n मैट्रिक्स, तो इसको हम पढ़ेंगे m बाई n मैट्रिक्स। अब मैं दोबारा से एक बार पूरी का पूरी डेफिनेशन को रिकॉल करता हूँ। क्या होता है एक मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज होनी चाहिए, और इस एक सेट होना चाहिए m बाई n मैट्रिक्स का, और वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज होना चाहिए। रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो नंबर्स आ सकते हैं वो हमारे पास रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। ठीक है, और फंक्शंस आएंगे हमारे पास, इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस आएंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास m बाई n मैट्रिक्स बनेगी, जो मैट्रिक्स बनेगी m बाई n की। m उसमें नंबर ऑफ क्या रहेंगे, रोज, और n क्या रहेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो n क्या रहेंगे उसमें, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो इसको जब हम रीड करेंगे तो इसको पढ़ेंगे m बाई n मैट्रिक्स, तो इसको हम पढ़ेंगे 3/3 मैट्रिक्स, तो ये होगा m बाई n मैट्रिक्स। तो m बाई n मैट्रिक्स यानी कि 3 इंटू 3, 3/3 मैट्रिक्स। तो ये क्या बोलते हैं इसको, इसका ऑर्डर बोलते हैं। जो इसने ये आपने बताया इसको बोलते हैं हम ऑर्डर, यानी कि अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाएगा तो वो होगा m बाई n मैट्रिक्स।
यानी कि m नंबर ऑफ रोज n नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि 3 by 3 क्रॉस की एक 3 by 3 की एक मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि हमारे पास रोज कौन से होते हैं, कॉलम कौन से होते हैं। ठीक है, और जब भी हम एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, मैट्रिक्स को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे वो किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका किसी भी कैपिटल लेटर, किसी भी कैपिटल लेटर से, ठीक है, ए एक्स वाई जेड, यानी कि कोई भी नंबर कैपिटल से डिनोट करेंगे। लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट आते हैं उनको हम स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पूरा मैट्रिक्स का एक क्या, कि मैट्रिक्स क्या होती है, डेफिनेशन पूरी मैट्रिक्स की। ठीक है अच्छा, अब मैं कुछ एक और एग्जांपल आपसे पूछता हूँ, उस एग्जांपल में आपको बताना है कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर का मतलब क्या होगा, m बाई n मैट्रिक्स, कितने उसमें नंबर ऑफ रोज है। एक बात याद रखना हमेशा कि इसमें सबसे पहले जो आएगा नंबर ऑफ रोज और सेकंड पाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स में दे रहा हूँ, उस मैट्रिक्स में आपको बताना है, उसका ऑर्डर बताना है। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी यहाँ पे 2 3 4 5 और 1 -6, इस मैट्रिक्स का मुझे पहले ऑर्डर बताइए। तो भाई ऑर्डर के लिए सबसे पहले रोज देखते हैं हम, रोज कितने हैं 1 2 3। तो भाई आपने बताया इसमें 3 रोज है, तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए 3। कॉलम कितने हैं 1 कॉलम 2 कॉलम, तो कॉलम कितने 2। यानी कि इस मैट्रिक्स का अगर मैं ऑर्डर पूछूंगा तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3/2, इसको हम पढ़ेंगे 3/2। इस ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा 3/2। इससे मैंने पूछा नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, रोज देखोगे 1 2 3, तो कितने रोज है नंबर ऑफ रोज, रोज टोटल कितने 3। इसमें मैंने पूछा नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स वर्टिकल लाइन 1 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हमारे पास 2। अच्छा, अब मैंने इसमें पूछा है इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने आएंगे। तो भाई ऑर्डर का मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6। अगर टोटल एलिमेंट में इसमें पूछूं कि इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, तो टोटल एलिमेंट आएंगे, ऑर्डर का मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6। तो देख लो इसमें 6 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कितने एलिमेंट है, टोटल 6 एलिमेंट है। तो इस तरीका से हम एक मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हैं, और एक ऑर्डर उस मैट्रिक्स में कितने रोज है, कितने कॉलम है, और उस मैट्रिक्स के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स में हम इस तरीका से चीजें फाइंड आउट कर लेते हैं एक मैट्रिक्स में। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि हमारे पास एक मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने मैट्रिक्स के जनरल फॉर्म पर, कि मैट्रिक्स को हम जनरलाइज कैसे कर सकते हैं जनरल फॉर्म में। ठीक है, मैट्रिक्स को हम और किस तरीका से रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो हो गया आपका ये। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अच्छा, टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, इसी में समझाता हूँ मैं अभी कुछ और भी। ठीक है, इसी में समझाता हूँ क्या। अब हम जो मैं बताने वाला हूँ वो बताऊंगा आपको क्या, कि एक मैट्रिक्स का हमारे पास किस तरीका से हम उसको क्या कर सकते हैं, एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी तो मैट्रिक्स को हम किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये मैट्रिक्स की देखो यहाँ पे क्या आया था हमारे पास, जिसको हम पढ़ते हैं A11 A12। अच्छा, अब बोलोगे भाई ये क्या है, अभी समझाऊंगा इसको भी, A13 एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पर तो 1 1 1 आ रहा है, तो यहाँ पर तो 1 रहेगा, और यहाँ पर 1 2 3 आ रहा है, तो यहाँ पर n क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, n हमारे पास चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर आ गया n। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आता है A21 A22 A23 एंड सो ऑन। तो इसमें ये क्या चल रहा है, देखो 2 यहाँ पर है तो 2 तो रहेगा, और क्या आएगा यहाँ पर 1 2 3 चेंज हो रहा है तो n आ जाएगा। एक और बना लेते हैं A31, देखो कुछ पैटर्न पता लग रहा है, A32 A33 एंड सो ऑन A3n। देखो यहाँ पर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे चलता जाएगा। ये यहाँ पर 1 था, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये करा क्या आया, यहाँ पर A 1 2 3 M हो रहा, लेकिन यहाँ पर हमेशा 1 ही आ रहा है, तो AM1। ठीक है, ऐसे ही इसको करा। तो यहाँ पर 1 2 3 ये तो चेंज हो रहा है, तो AM2 एंड सो ऑन। ये आ रहा है हमारे पास 1 2 3, तो ये तो 1 2 3 तो चेंज हो रहा है, तो और ये क्या 3 3, ये M3 आ रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से इधर से आएगा हमारे पास m, और इधर से क्या आएगा हमारे पास n। तो यही तो हमारे पास m बाई n मैट्रिक्स है।
इसी को तो हम बोलते हैं m बाई n मैट्रिक्स, जो अभी हमने पढ़ा था कि m बाई n मैट्रिक्स, इसको हम रीड करते हैं m बाई n मैट्रिक्स से। तो देखिए अब ये एक जनरल फॉर्म होगी हमारी किसी भी मैट्रिक्स की, कि एक मैट्रिक्स को हम इसमें पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, देखो ये 1 1 a1 2 a1 3 a1n, देखो यहाँ पर 1 था 1 था 1 था तो 1 रहने दिया, लेकिन 1 2 3 चेंज हो रहा था तो n कर दिया। ऐसे सेम 2 1, अब इधर देखो 1 2 3 ये तो चेंज हो रहा है तो यहाँ पर m कर दिया, यहाँ पर 1 1 था तो यहाँ पर 1 लिख दिया। ऐसे इधर आ जाएगा फिर a41, भाई 1 2 3 4 a41 a42 a43 a44 ऐसे चलता जाएगा हमारा पूरा मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास m बाई n मैट्रिक्स। तो ये क्या हो गई m इंटू एन, यानी कि m बाई n मैट्रिक्स। इसी को अगर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, अगर इसी को हम किस में लिखते हैं, इसी मैट्रिक्स को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, किसमें, कॉम्पैक्ट फॉर्म। इस मैट्रिक्स की कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, रेक्टेंगुलर ए आई जे और m बाई n मैट्रिक्स। इसका इस तरीका से हम इसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा ये आई जे क्या लिख दिया भाई, ओहो, चलो मैं समझा देता हूँ। आई क्या है इसमें, आई है हमारे पास नंबर ऑफ रोज, ठीक है, और जे क्या है इसमें, जे क्या है इसमें, नंबर ऑफ कॉलम्स। देखो यहाँ पर m, अच्छा भाई आपने बताया था m नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है, और j क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, i और j, i क्या है इसमें, i हो जाएगा हमारे पास, जैसे मैंने इसमें पूछा है, इसमें हमारे पास नंबर क्या, देखो i कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 1, i क्या होगा, फर्स्ट, ये पहला नंबर होता है फर्स्ट, ये i की वैल्यू है, ये j की वैल्यू है। i क्या हो जाएगा इसमें, आई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज, और जे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम। सही बता रहा था, आई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज, और जे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब मैंने इसमें पूछा आपसे कि अगर मैं आई और जे की वैल्यू रख देता हूँ, आई की वैल्यू रख दी मैंने 2, और जे की वैल्यू रख दी मैंने, जे की वैल्यू रख दी मैंने क्या, 3, ये रख दिया, तो आई की वैल्यू क्या होगी 2 और जे की वैल्यू क्या होगी 3, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको 2 तो रोज है, 2 रोज है, पहली रोज ये रही और दूसरी रोज ये रही, ये दूसरी रोज है, ठीक है, दूसरी रोज है, और उसमें कौन सा नंबर है, तीसरा कॉलम है, दूसरी रोज है और तीसरा कॉलम है, यानी कि ये A23, इसकी वैल्यू ये है। समझ में आया या नहीं आया, दोबारा से समझो मैंने क्या बोला, A23 यही था, तो A23 मैंने बोला आई नंबर ऑफ रोज, आई नंबर ऑफ रोज, यानी कि A2 की वैल्यू नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ रोज कौन सी, नंबर ऑफ रोज कौन सी, दूसरी रोज है, और कॉलम कौन सा है, तीसरा कॉलम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड कॉलम, तो A23 इस पे नहीं आ गया, A23 इस पे आया कि नहीं आया, ये समझ में आया कैसे रिप्रेजेंट करा। तो इस तरीका से हम ए आई जे इक्वल टू एम बाई एन मैट्रिक्स में लिख देते हैं इसको, और ये ए आई जे इस तरीका से एम बाई एन मैट्रिक्स होता है हमारे पास। आया बात समझ में, नहीं आया, ये इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ए आई जे इक्वल टू एम इंटू एन मैट्रिक्स। जैसे अभी मैं एक मैट्रिक्स देता हूँ आपको, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, उस मैट्रिक्स में आपको मुझे बताना है कि जैसे मैं पूछ लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स दे दी, मैंने बोला है इस मैट्रिक्स में, ये पहले ऑर्डर बताओ इस मैट्रिक्स का, तो आप बोलोगे भाई 1 2 3 3 रोज है और 3 कॉलम है, 3 बाई 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। तो मुझे बताइए इसमें A21 की वैल्यू क्या होगी, A21 की, तो आप बोलोगे भाई 2 तो रोज है, यानी कि फर्स्ट सेकंड 2 तो रोज है, और इसमें फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है तो ये वैल्यू हो जाएगी A21 की, देखो 2 रोज थी, फर्स्ट कॉलम है तो A21 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, इस तरीका से हो जाएगी भाई। तो ये बता रहा था मैं ए आई जे, तो ए आई जे, आईएथ रोज जेथ कॉलम, समझ में आया भाई, नहीं आया, आईएथ रोज होती है हमारे पास, जेथ क्या होता है, कॉलम होता है, ठीक है, समझ में आया नहीं आया भाई, समझ में आ रहा है ना। हाँ, इस तरीका से हम अपने मैट्रिक्स को एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हो, और ये कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है किसी भी मैट्रिक्स की, कि ए आई जे इक्वल टू एम बाई एन मैट्रिक्स, ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड। चलिए अब हम कुछ और पूछता हूँ मैं आपसे, एक मैट्रिक्स में देता हूँ, उस मैट्रिक्स को आपको कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ एक एग्जांपल में, ऐसी एक मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है, देखो एक एक मैट्रिक्स में दे रहा हूँ आपको, उस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, जेथ और आयथ कॉलम, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स
एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें दिया हुआ है ए आई जे इक्वल टू, चलो बुक से ले लेते हो कोई एग्जांपल अगर मिलेगा तो। एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है आपको कितनी, 3/4 मैट्रिक्स की। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 3/4, 3/4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है और ये ए आई जे इक्वल टू दिया हुआ है आई प्लस जे, आई प्लस जे। करिए एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करिए। एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना आपको, कंस्ट्रक्ट एक मैट्रिक्स 3/4 मैट्रिक्स, इस ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है और ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे। अब देखिए इसमें 3 यानी कि रोज कितने होने चाहिए, उसमें 3 रोज होने चाहिए। अगर मैं एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करता हूँ कि आई प्लस जे इक्वल टू, ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है तो मैं इधर से रफ कर दे रहा हूँ पहले, ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म आपको समझ में आ गई होगी। एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 3/4 ऑर्डर की, तो सबसे पहले 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाइए। 3/4, 3/4 का मतलब है नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए, 3, 3 रोज होने चाहिए। तो A11, A12, A13 और A21, A22, A23, वही तो रोज बनेगी। A31, A32 और A33, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितनी रोज है, 1 2 3, 3 तो रोज होगी, लेकिन कॉलम कितने होने चाहिए, 4, 1 2 3 4, 4 कॉलम और बनाइए। तो 1 4 और ये हो जाएगा 2 4 और ये 3 4। तो ये एक मैट्रिक्स मैंने कंस्ट्रक्ट कर दी कि किसके कितने की, 3/4 मैट्रिक्स की। लेकिन ये तो हमने जनरलाइज करी है, लेकिन इसमें बोला है कि ए आई जे की जो वैल्यू है वो आई प्लस जे है, आई प्लस जे। आई प्लस जे का मतलब आई रोज होता है, जे कॉलम होता है। तो जैसे मैं A11 की वैल्यू निकालूंगा, A11 की, तो आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 और जे की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो 1 और 1 2, तो A11 की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी 2। समझ में आया A11 की वैल्यू कैसे आएगी 2। मैं इधर से जनरल फॉर्म तुम्हारे वो कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, इधर समझाता हूँ। देखो अब मुझे चाहिए यहाँ पर A12 की वैल्यू, सारी वैल्यू फाइंड आउट करो A12 की, और वो है आई प्लस जे। हमारे पास क्या था, आई प्लस जे। आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, क्योंकि आई क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, और जे कॉलम होता है, प्लस 2, तो 2 + 3 यानी कि A12 की वैल्यू आ गई 3। तो इस तरीका से आप सारी की सारी वैल्यू को जब फाइंड आउट करोगे तो आपके पास मैट्रिक्स बनेगी। हमारे पास ये पहला पहला क्या आया था 2, 1 और 1 2, ठीक है, और दूसरा क्या आया था हमारा 3। तो इस तरीका से आई प्लस जे करेंगे हम, 3 + 4, ये 4 मैट्रिक्स, और ये 4 + 5, आई प्लस जे कर रहा हूँ मैं, 2 और +1 3, 2 और 2 4, और ये 3 और 2 5, और ये हो जाएगा 4 और 2 6, ठीक है, 3 और 1 4, और ये हो जाएगा 3 और 2 5, ये बन जाएगा 3 और 3 6, ये बनेगा आपके पास 4 और 3 7। तो ये 3/4 की एक मैट्रिक्स बन गई जो इसमें रिप्रेजेंट करनी थी ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे। ये भी हो सकता है कि ए आई जे डिवाइड में 2, ऐसी भी एक मैट्रिक्स बन सकती है। तो 1 + 1 2, 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन ऐसी मैट्रिक्स नहीं थी। आई प्लस जे की मैंने एक मैट्रिक्स आपको सिखाई थी कि आई प्लस जे यानी कि आईथ रोज जेथ कॉलम, तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, इस तरीका से हमने उसमें रिप्रेजेंट करा, तो ये एक मैट्रिक्स बन गई। तो ये हमने एक मैट्रिक्स क्या कर दी, कंस्ट्रक्ट कर दी। अब हम चलते, आई होप आपको अच्छे से मैट्रिक्स क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते अपना टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे, ठीक है। अब हम चलेंगे अपना टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के टाइप कौन कौन से मैट्रिक्स, सबसे पहली मैट्रिक्स है आपकी रोज मैट्रिक्स। रोज मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कि रोजों की संख्या जो होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 1 होनी चाहिए। क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रोज, एक मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक रोज होनी चाहिए। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन रोज कितने होनी चाहिए। एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करें मैंने कैपिटल लेटर से, और रेक्टेंगुलर एरे में हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल है आपका ये 1 sin थीटा 2 आयोटा, ये कॉमन नहीं लगाने थे, 1, अरे क्या हो रहा है, चलो sin थीटा 2 और 3। मैंने बोला ये क्या है, ये क्या है, एक रोज मैट्रिक्स है। रोज मैट्रिक्स का मतलब होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ रोजों की संख्या जो होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए बस। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ये ना मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रोज, तो इसमें कितने रोज है 1, कॉलम कितने भी हो सकते हैं हमारे पास। तो ये मैट्रिक्स कौन सी बन जाएगी हमारे पास, एक रोज मैट्रिक्स। अच्छा इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखूं अगर मैं, अगर इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखूं रोज मैट्रिक्स का, तो कैसे लिखोगे, ए आई जे, ऐसे लिखोगे ए आई जे।
तो हमारे पास आई क्या था, नंबर ऑफ रोज, तो रोजों की संख्या तो इसमें हमेशा और हमेशा 1 होगी ना, तो रोजों की संख्या क्या होगी इसमें, हमेशा हमेशा 1 होगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए आई जे, जे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे चेंज होता जाएगा, तो ये हो जाएगी इसकी क्या जनरल, क्या ये 1 है 1, मैंने दोबारा से वही लिख दिया, तो ये हो जाएगा A1J। तो इसकी एक कॉम्पैक्ट फॉर्म हो जाएगी किसकी, रोज मैट्रिक्स की। इसका मतलब है कि रोजों की संख्या तो 1 होगी और जेथ जो कॉलम है वो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, ये इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म हो जाएगी रोज मैट्रिक्स की। ऐसे ही सेम आपका क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स सेकंड वाला। जैसे मैंने पूछा कॉलम मैट्रिक्स कौन से होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक मैट्रिक्स पास सिर्फ एक कॉलम होगा, रोज कितने भी हो सकते हैं, वो कौन सा होगा हमारे पास, एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स एज ए कॉलम वेक्टर एग्जांपल, ठीक है। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक मैट्रिक्स के पास सिर्फ और सिर्फ कॉलम 1 होना चाहिए, 1 2 3 4, तो ये एक मैट्रिक्स है। इसके पास अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो ऑर्डर क्या लिखोगे इस मैट्रिक्स का, ऑर्डर कितना आएगा सर, पहले रोज लिखते हैं 1 2 3 4, 4/1, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 4/1, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि इसमें कॉलमों की संख्या हमेशा 1 होगी, कॉलम मैट्रिक्स में, कॉलम मैट्रिक्स में हमेशा कॉलमों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। अगर इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखना चाहूँ मैं, तो कॉम्पैक्ट फॉर्म हो जाएगी इसकी ए आई और जे, यानी कि कॉलम क्या हो जाएगा 1, ये हमेशा 1 ही आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉलमों की संख्या क्या हो जाएगी 1, ये इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखी जाएगी। ओके, तो ये हो गया हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा। थर्ड मैट्रिक्स पे चलते हैं हम, थर्ड मैट्रिक्स का आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है हमारे पास जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि जितने रोजों की संख्या है उतनी ही कॉलमों की संख्या होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होगी हमारे पास, कि देखो ए मैट्रिक्स इन विच हैव नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ रोज है उतने उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। से n is called square matrix of order n, a square matrix of order n is also called n rows स्क्वायर मैट्रिक्स एलिमेंट। चलो इसको करने की कोई ऐसा ए आई जे इक्वल टू एन बाई एन, चलो इसको मैं समझाता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। आप सर आपने बोला कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, तो मैंने ये ले लिया ए बी सी डी ई एफ, मैंने पूछा क्या ये एक मैट्रिक्स तुम्हारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तुम बोलोगे भाई इसमें सबसे पहले रोज देखेंगे 1 2, 2 रोज है, कॉलम 3 है, तो इसमें तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं हुए, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। जी एच आई, अब बताइए, अब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप बोलोगे भाई इसका ऑर्डर लिखो 3 रोज है और 3 कॉलम है, हाँ भाई इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये याद रखना स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के, नंबर ऑफ कॉलम के, और नंबर ऑफ रोज क्या बताया था मैंने m, और नंबर ऑफ कॉलम क्या बताया था n, m बराबर n होता है, ठीक है। तो ये m बराबर n के हो जाएगा, तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर इस स्क्वायर मैट्रिक्स की मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, बराबर हो जाएंगे, या तो m बाई एम लिख लो या n बाई n लिख लो, समझ में आया नहीं है, या तो n बाई n लिख दो या m बाई m लिख दो, क्योंकि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ओके, जो इसमें लिखा हुआ देखो, एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन मैट्रिक्स, नहीं एस एन, इस तरीके से लिख दो कि ए आई जे जो एक मैट्रिक्स होगी वो कैसे होगी, एन बाई एन मैट्रिक्स की। शायद इससे पहले मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, देखो इससे पहले वाली जो स्लाइड थी उसमें अगर अब मैं वो लिखना चाहूँ, जैसे इसको लिख रहे हो आप, इसको किस में लिखोगे, कॉम्पैक्ट फॉर्म में, तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम इसको, शायद मैंने अंदर लिख दिया था इसमें भी, ए इक्वल टू ए आई जे, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म हो जाएगी इसकी। और इसमें कॉलम मैट्रिक्स में कितने मैट्रिक्स कितने कॉलम होने चाहिए, कॉलम तो भाई 1 ही होगा, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन कितना भी हो सकता है, यानी कि कॉलमों की संख्या 1 होगी। ये शायद मैंने अंदर लिख दिया था, अंदर नहीं लिखना, वो गलती से मैंने लिख दिया होगा, तो ये क्या होगा, ये इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म हो जाएगी। जैसे अगर मैं रोज का लिखना चाहूँ तो रोज के लिए क्या लिख दोगे भाई, रोज के लिए कैसी कॉम्पैक्ट फॉर्म बन जाएगी कि ए आई जे एक मैट्रिक्स है, और उसमें जो कॉलमों की संख्या वो तो सॉरी रोज की संख्या हमेशा 1 होगी, m बाई एन, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी, ये क्या रहता है m बाई एन, तो ये हमारे पास हो जाएगी किसके लिए, एक कॉलम मैट्रिक्स के लिए कॉम्पैक्ट फॉर्म, और ये हो जाएगी एक रोज के लिए कॉम्पैक्ट फॉर्म, रोज की कॉम्पैक्ट फॉर्म हो जाएगी ए आई जे 1 बाई एन मैट्रिक्स, ठीक है।
हाँ वहाँ पे शायद मैंने कुछ गलत बता दिया था। होता भाई, हो जाता है, जब ऑनलाइन पढ़ाओगे ना पता लगेगा क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स कैसी होगी हमारे पास, ये एक मैट्रिक्स होगी स्क्वायर मैट्रिक्स, कि ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन मैट्रिक्स, ठीक है। ये इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या हो जाएगी कि एक मैट्रिक्स रहेगी ए आई जे, लेकिन उसका जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम रहेंगे वो क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, एन बाई एन मैट्रिक्स, ठीक है। आई इक्वल टू जे आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट। तो स्क्वायर मैट्रिक्स सीधा सा हो गया नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके दैट्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। अगले टाइप के मैट्रिक्स पे चलते हैं। अगले टाइप का मैट्रिक्स आपका डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है कि सबसे पहले देखो, एक डायगोनल मैट्रिक्स को होने के लिए सबसे पहले उसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन बाई एन, यही तो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म थी स्क्वायर मैट्रिक्स की, इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। अब उसके डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं हमारे पास किसमें, डायगोनल एलिमेंट में, बट उसके अलावा जो चीजें वो सारी जीरो होंगी। नहीं समझ में आया तो देखो एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हमारे पास इसने बोला कि एक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और ए आई जे जो है वो जीरो होगा फॉर ऑल, सभी के लिए, किसके लिए होगा, जिसमें आई और जे बराबर नहीं है। ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है किसकी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स की। दोबारा से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक डायगोनल मैट्रिक्स जो होगी सबसे पहला काम उसका वो क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। दैट, और देन उसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, एक मैट्रिक्स में एग्जांपल में ले रहा हूँ, ठीक है, और उसमें बोल रहा है कि ए आई जे जीरो होगा, वो उन सभी के लिए जिसमें आई और जे बराबर नहीं है। अब देखो जैसे मैंने ये बनाया था आपको, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू और ए थ्री थ्री, ये एक मैट्रिक्स है। तो इसको आपको बनाना है डायगोनल मैट्रिक्स में। डायगोनल मैट्रिक्स में देखो 3 बाई 3 का ऑर्डर है, सबसे पहला काम स्क्वायर मैट्रिक्स होगी सर। अब उसके बाद देखिए इसमें ए आई जे जीरो होगा जहां पर आई और जे बराबर नहीं है। आई और जे बराबर कहां पर नहीं है, जहां पर आई और जे बराबर नहीं है, देखो सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में आई और जे बराबर है, यानी कि आईएथ रोज और जेथ कॉलम इसी में बराबर है, बाकी इसमें भी बराबर नहीं है, आई वन है जे टू है, इनमें बराबर नहीं है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, सब जीरो हो जाएंगे, बस यही जीरो नहीं हो सकता। कौन सा, डायगोनल वाला। डायगोनल में कुछ भी एलिमेंट आ सकते हैं, जैसे मैं कोई भी एलिमेंट लिख दूँ, ये तो सारे जीरो हो जाएंगे, जीरो जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, ये टू लिख दिया, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये थ्री। तो डायगोनल के एलिमेंट हमारे पास जीरो नहीं होंगे, बाकी उसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, जिसको हम इस तरीका से लिखते हैं कि ए आई जे जीरो होगा, वो कहाँ पे जीरो होगा, जहां पर आई और जे बराबर नहीं है। तो आई और जे यहाँ पर बराबर नहीं है, ये आई और ये जे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अगली मैट्रिक्स चलते हैं हम अपनी स्केलर मैट्रिक्स पे। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, स्केलर मैट्रिक्स भी एक क्या होती है हमारे पास, सबसे पहला काम कि वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे उसके इक्वल रहेंगे। जब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई तो डायगोनल के जो एलिमेंट है, यानी कि किसकी बात चल रही है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है उस पर कांस्टेंट नंबर आना चाहिए डायगोनल में। डायगोनल में हमारे पास अगर वन है तो वन वन आना चाहिए, रूट टू है तो रूट टू आना चाहिए, यानी कि कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब भी यही था कि सबसे पहला काम कि ए आई जे एक मैट्रिक्स है, वो सब जगह जीरो होगी, जहां पर हमारे पास फॉर ऑल आई और जे क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो पहली कंडीशन बिल्कुल सेम होगी डायगोनल मैट्रिक्स की। बट इसमें एक और चीज है, बट इसमें एक और चीज है कि हमारे पास ए आई जे जो है वो इक्वल टू जो आएगा वो सी आएगा, सी यानी कि एनी कांस्टेंट नंबर, यानी कि कांस्टेंट नंबर क्या आना चाहिए, एक फिक्स्ड नंबर होगा, वो सी जो होगा वो एक फिक्स्ड नंबर होगा। जैसे इसमें मैं देखता हूँ क्या लिखा हुआ है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, सबसे पहला काम इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, पहली कंडीशन है कि ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इक्वल टू आई नॉट इक्वल टू जे। तो जहां पर आई और जे बराबर नहीं है वो तो सारे जीरो होंगे, लेकिन सेकंड कंडीशन है कि ए आई जे इक्वल टू सी फॉर ए आई आई, ये आएगा ए आई आई, ए आई आई इक्वल टू सी, ए आई आई इक्वल टू सी, यानी कि ए आई आई का मतलब है वन वन, टू टू, थ्री थ्री, ये तो सेम हो गए, आई और जे सेम हो गए। तो यहाँ पर क्या आएगा, सी आएगा कांस्टेंट नंबर फॉर ऑल आई वेयर सी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि सी हमारे पास जीरो यहाँ पर नहीं होगा। अगर सी जीरो हो जाएगा तो वो सारा का सारा मैट्रिक्स ही जीरो हो जाएगा फिर तो। इन अदर वर्ड, अब दूसरे अगर दूसरी बात से समझो तो ये है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। स्केलर मैट्रिक्स,
एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। तो उसने बोला कि ए आई आई इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो पहली कंडीशन होगी आपकी जो डायगनल एलिमेंट की थी, कि हमारे पास कि डायगनल ही जीरो नहीं होंगे, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया 1 0 0 2 0 सॉरी 1 0 0 1 0 0 0 1, ये एक हमारे पास क्या होगी, एक स्केलर मैट्रिक्स होगी। मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ समझाने की, कि हमारे पास जो एक स्केलर मैट्रिक्स होगी, देखो ए आई जे, यहाँ पर अगर मैं इस एलिमेंट की वैल्यू पूछूं, ये कौन सी है, फर्स्ट रोज है भाई, पहली रोज यानी कि 1, और कॉलम कौन सा भाई, दूसरा, यानी कि 1 2 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यही तो बात उसने बोली है, जहां पर आई और जे बराबर नहीं है, आई और जे बराबर नहीं है, तो वहां पर मैं 0 कर दूंगा। ये 0 कर दिया, 0 0 0 0 0, बस डायगनल में सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन इस बार जो डायगनल में इक्वल है, उसने बोला वो सी आना चाहिए, कांस्टेंट नंबर अगर 1 है तो 1 1 आएगा। अगर यहाँ पर मैं 2 होता डायगनल में, तो फिर इधर भी 2 होगा भाई, और फिर इधर भी 2 होगा। अगर यहाँ पर 2 माइनस आयोटा होगा, तो यहाँ पर भी 2 माइनस आयोटा होगा, तो यहाँ पर भी 2 माइनस आयोटा होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक कांस्टेंट, पहली कंडीशन तो ये है कि यहाँ पर सब जीरो होंगे जहाँ पर आई और जे बराबर नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है, ए आई आई जहाँ पर ए और जे बराबर है, वहां पर एक कांस्टेंट नंबर आएगा, वो जीरो नहीं हो सकता, वो कांस्टेंट यानी कि 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, ठीक है। तो ये नंबर्स आएंगे हमारे, ये कौन सा होता है, स्केलर मैट्रिक्स। इससे अगली एक मैट्रिक्स और आती है, वो कौन सी होती है, वो होती है हमारे पास आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या मतलब है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी सबसे पहला काम, देखो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा, स्क्वायर मैट्रिक्स थे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हमने कौन सा मैट्रिक्स पढ़ा, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद कौन सा मैट्रिक्स पढ़ा था, एक पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल में क्या आना चाहिए, यानी कि डायगोनल एलिमेंट भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और इसमें जो कंडीशन है, इसमें भी सेम वही कंडीशन है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कि ए आई जे हमारे पास जीरो होगा फॉर ऑल जहां पर आई और जे बराबर नहीं है। पहली कंडीशन तो यही है डायगोनल वाली, और दूसरी कंडीशन ये है कि ए आई जे या ए आई आई जो यहाँ पर सेम आता, वो सिर्फ और सिर्फ 1 ही होना चाहिए इस बार कांस्टेंट। पिछले में कांस्टेंट नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता था, 1 1 2 2 3 3 4 4, किसमें, स्केलर में। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में या यूनिट मैट्रिक्स में वो डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 रहेगा। पहली कंडीशन क्या है, पहला काम क्या है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, दूसरी ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, और तीसरी ये क्या होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन मैट्रिक्स। एन बाई एन मैट्रिक्स का मतलब है कि हमारे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। देखो ये कंडीशन, ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, ए आई आई इक्वल टू 1 फॉर ऑल कॉर्नर्स, यानी कि जितने भी हमारे पास डायगोनल में आएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 ही होना चाहिए इस बार। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, कि यहाँ पर 1 0 0 ये तो सब जीरो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर डायगोनल में जो एलिमेंट आएंगे वो हमेशा हमेशा क्या होना चाहिए, हमारे पास 1 ही होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया। इसका ऑर्डर देख लो 3 by 3 का, यानी कि पहला काम क्या था, एक स्केलर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। सेकंड काम कि ए आई जे इक्वल टू जीरो होगा जहाँ पर आई और जे बराबर नहीं है, हो गया। तीसरा काम कि इसके डायगोनल में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, डायगोनल में हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, इसको एक यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है, इसी को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। समझ में आया भाई, समझ में आया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके हमारे पास क्या होना चाहिए, डायगोनल्स में 1 होना चाहिए, ठीक है, ओके। बाकी सारे तरफ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और कुछ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ इसमें, और कुछ बताइए। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 by 2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाइए, 2 by 2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाइए, लो भाई 1 0 0 1, ये बन गई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 by 2 की। 2 रोज है इसमें, 2 कॉलम है, और यहाँ पर डायगोनल में 1 होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया, अरे भाई समझ में आया। अब मुझे एक बात बताइए, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, कि क्या एक स्केलर मैट्रिक्स, अच्छा मुझे बताइए, क्या एक स्केलर मैट्रिक्स हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है, नहीं हो सकती भाई, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में 2 2 भी आ सकता है, 3 3 भी आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन,
क्या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा एक स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है? हाँ भाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक नंबर आना चाहिए, वो सेम होना चाहिए कांस्टेंट, तो वो 1 भी आ सकता है। हाँ भाई ये हो सकता है। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है। सेकंड, उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? उससे पहले एक और डायगोनल मैट्रिक्स। तो मैंने पूछा क्या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है? हाँ भाई हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहती है कि यहाँ पर हमारे पास जरूरी नहीं है कि वन, यहाँ पर क्या होना चाहिए, सारे एलिमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, 1 2 3 5 6 7 ऐसे डिफरेंट होने चाहिए, वो नहीं हो सकती। ठीक है, वो नहीं होगी, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? क्योंकि उसमें बोल रहा है डायगोनल में कि डायगोनल में हमारे पास एलिमेंट कैसे आने चाहिए, डायगोनल में एलिमेंट्स 1 2 3 डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका कौन सा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम अपनी नेक्स्ट टाइप के मैट्रिक्स पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स है आपकी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कौन सी होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं हमारे पास, जीरो होते हैं, वो कौन सी होती है? एक नल मैट्रिक्स होती है। जैसे एग्जांपल में मैट्रिक्स हो जाए ऑल एलिमेंट आर जीरो, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे उस मैट्रिक्स में, जीरो 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 जीरो, एक नल मैट्रिक्स है। ये भी एक नल मैट्रिक्स है, और जीरो 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 जीरो, ये भी एक नल मैट्रिक्स है। ठीक है, नल मैट्रिक्स को जब हम डिनोट करते हैं वो क्या करते हैं, इसको कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। डिनोट जो करते हैं हम इसको कैपिटल, रिप्रेजेंट जो करते हैं वो कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं नल मैट्रिक्स को। नल मैट्रिक्स को कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और कुछ? अच्छा, अभी मैंने पीछे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ाया तुम्हें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहती है कि उसके एलिमेंट, उसके डायगोनल में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मैंने पूछा यहाँ पर ये 1 लिख दिया, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसके बारे में क्या ख्याल है? सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स देखो भाई, इसमें 1 रोज है 1 कॉलम है, यानी कि 1 by 1 का ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। मैं पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। 1 by 1 स्क्वायर मैट्रिक्स है। और भाई इसमें जो हमारे पास ये कौन सा A11 है, A11 है, और A11 जीरो भी नहीं है। बताइए, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा? ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा? तो आप बोलोगे भाई इसमें A12 A13 है ही नहीं और ये सेम है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास होगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, समझ में आया भाई? चलिए अपने नेक्स्ट टाइप के मैट्रिक्स पे चलते हैं हम। नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स बचती है हमारी कौन सी? दो, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर ये आपका आपका बेसिक खत्म हो जाएगा आज का। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? देखो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होने के लिए सबसे पहले वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए 5 मैट्रिक्स होगी हमारे पास। कौन कौन सी? सबसे पहले मैंने आपको बताई कौन सी, एक डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, एक स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और एक तीसरी कौन सी बताई थी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। पहला काम, पहला काम क्या होगा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब उसके बाद क्या कंडीशन है वो अप्लाई होगी, तो वो देखिए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए ए आई जे इक्वल टू जीरो होगा। सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कंडीशन, ए आई जे, सबसे पहला काम स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ए आई जे इक्वल टू जीरो होगा। कहाँ पर जीरो होगा? जहां पर हमारे पास फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन जे। आई इज ग्रेटर देन जे, फॉर ऑल, ये साइन है फॉर ऑल, सभी के लिए, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। आई इज ग्रेटर देन जे, आई इज ग्रेटर देन जे। नहीं समझ में आया भाई? समझ में नहीं आया? मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं इस बार 2 by 2 क्रॉस की एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ। A11 A12 A21 A22। ठीक है, 2 by 2 क्रॉस की मैट्रिक्स है, ऑर्डर देखूंगा 2 रोज है 2 कॉलम है। अब इसमें वो एलिमेंट, पहले पहले बात स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अब इसमें वो चीज चेक करेंगे इसमें हम कि आई की वैल्यू जहां पर जे से बड़ी है वो सभी जीरो हो जाएंगे। आई की वैल्यू जहां जे से बड़ी है, यहाँ तो बराबर है, कुछ नहीं कह सकता। यहाँ पर आई की वैल्यू है 1 और जे की वैल्यू है 2। क्या ये बात सही है? तो ये क्या वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू, ये बात सही है? ये वैल्यू बात, ये तो गलत है, 2 बड़ा होता है 1 से, तो ये तो बात गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है भाई। ये तो देखो, आई की वैल्यू जे से बड़ी होनी चाहिए। आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 2 है, बराबर है, नहीं हो सकती।
आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इस मैट्रिक्स का 2 by 2 क्रॉस मैट्रिक्स का अगर मैं ये बनाता हूँ यहाँ पर 2 3 0, तो सिर्फ और सिर्फ ये मैट्रिक्स ही जीरो होगी। नहीं आया भाई समझ में? एक और लो, चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं ले लेता हूँ 3 by 3 क्रॉस की मैट्रिक्स का, ठीक है। A11 A12 A13 21 22 23 31 32 और 33, ठीक है। अब इसमें पहला काम तो यही है कि एक इसका डायगोनल यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई तो अब इसमें देखिए सेकंड कंडीशन क्या है कि ए आई जे जीरो होगा, लेकिन कहाँ पे जीरो होगा? जहां पर आई जे से बड़ा होगा। आई जे से बड़ा होगा, आई नंबर ऑफ रोज जे कॉलम, ये तो हो ही नहीं सकता। आई जे से बड़ा होगा, यहाँ पर आई जे से बड़ा है, यहाँ पर आई जे से बड़ा है, यहाँ पर आई जे से बड़ा है, और कहीं पे बड़ा है और कहीं पे बड़ा नहीं है। तो ये एलिमेंट क्या हो जाएंगे? ये एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। बस यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 1 2 3 4 6 कुछ भी हो सकता है। नहीं आया अब भी समझ में क्या? तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर नंबर्स लिख देता हूँ 1 2 3, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, 4 5 0 0 6। तो ये क्या बन गई? एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये बन गई ना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये ट्रायंगल सा बन जाता है जिसको हम बोलते हैं। अब तुम बोलोगे भाई इसमें लिखा तो अपर है, अपर बनना चाहिए ऊपर बनना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। अपर में हमारे पास नीचे ट्रायंगल बनता है, लोअर में हमारे पास ऊपर वाले जीरो होते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने ट्रायंगल बना दिया, ऐसे ट्रायंगल आपको बना के नहीं दिखाना है। 0 0 0, ठीक है। क्या है? सही है, यही तो जीरो होगा ना। हाँ 6 थोड़ा नीचे आएगा, मैंने ऊपर लिख दिया, 6 यहाँ पे आएगा और जीरो थोड़ा सा यहाँ पे होगा, ठीक है। समझ में आया? यानी कि आई जहाँ पे जे से बड़ा है वो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो ये होगी आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन बाई ऑन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ ए आई इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ए 1 2 3 4 आई की वैल्यू, ठीक है। ये तो वही आपकी डेफिनेशन थी। अब आता है, अच्छा अपर ट्रायंगुलर होगी, लोअर ट्रायंगुलर कहाँ है इसमें? लोअर ट्रायंगुलर नहीं थी इसमें। चलो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और समझा देता हूँ मैं यहाँ पर। एक और मैट्रिक्स है आपकी, एक और टाइप है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी? सबसे पहली कंडीशन ए जे, सबसे पहले जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्या होना चाहिए इसको? सबसे पहला काम एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बोल सकते हो। ए मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अरे लिखना ही पड़ेगा पूरा, चलो लिख देता हूँ। ए मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है कि ए इक्वल टू ए आई जे और एन बाई एन मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए जो एन बाई एन मैट्रिक्स होनी चाहिए। वो क्या होगी? इफ एंड ओनली इफ, वो तभी हमारे पास एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। इफ एंड ओनली इफ इट इज ए, चलो यहीं पर, तो ये क्या होगी? एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। इफ एंड ओनली इफ कब होनी चाहिए? जब हमारे पास क्या होगा कि ए आई जे क्या हो जाएगा भाई? जीरो हो जाएगा फॉर ऑल। कहाँ पे जीरो होगा? ये जीरो होगा जहां पर आई इज लेस देन जे, जहां पर आई जे से छोटा होगा। और कोई कंडीशन नहीं, बस यही होगा कि हमारे पास ए आई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और ए आई जे जीरो होगा जहां पर आई लेस देन जीरो। इस आई लेस देन जे, जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले लूँ, अभी मैंने एक मैट्रिक्स बनाई थी 3 by 3 की, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 और A32, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स हो गई 3 by 3 ऑर्डर की। तो यहाँ पर देखो आई जे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम। आई जे से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर आई जे से बड़ा है। आई जे से बड़ा कैसे पता लगा भाई? आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1 है, तो आई बड़ा नहीं हो गया जे से, तो आई बड़ा नहीं हो गया जैसे, तो ये तो अपर ट्रायंगुलर वाली कंडीशन है। हमको छोटे चाहिए, ये छोटा है, ये छोटा है और ये छोटा है, यानी कि यही एलिमेंट जीरो होंगे। ये तो बराबर है, यही एलिमेंट जीरो होंगे। बाकी अच्छा A31 A32 A33, बाकी सारे एलिमेंट में यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। तो ये होती है हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आई? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास जहाँ पर आई जैसे छोटा है वे एलिमेंट जीरो होंगे,
और जहां पर हमारे पास आई जैसे बड़ा है वे एलिमेंट जीरो हो गए तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, अब कब हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है, ये बताइए दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकती है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को कब इक्वल हो सकती है दो मैट्रिक्स। मान लो एक मैट्रिक्स ए आई जे है, मैंने लेट कर लिया एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एक मैट्रिक्स है जो कि एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ये अभी हुआ है। ठीक है, और एक बी मैट्रिक्स मैंने लेट कर ली, वो भी ए आई जे की मैट्रिक्स है, और ये भी कैसी है एम बाई, ये मैंने लिख दिया आर बाई एस क्रॉस। इसका जो ऑर्डर है आर बाई एस मैट्रिक्स, आर बाई एस मैट्रिक्स। ये दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकती है, ये दो मैट्रिक्स ए इक्वल टू बी कब हो सकती है। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि इसके नंबर ऑफ रोज एम में फर्स्ट के ए के, और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है, इसमें भी देखो नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए ए और बी के, इसमें नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। नहीं समझ में आया भाई, मैं समझाता हूँ। कोई दो मैट्रिक्स है, वो दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकती है, उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यही लिखा हुआ है यहाँ पर, एम बराबर आर नंबर ऑफ रोज ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, एन बराबर एस, और तीसरी कंडीशन क्या है इसमें कि हमारे पास ए आई जे क्या हो जाएगा, फिर इक्वल हो जाएगा, ए आई जे इक्वल टू हो जाएगा बी आई जे के। कब, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। भाई समझ में कुछ 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 समझ में आया थोड़ा सा, चलो पूरा समझा देता हूँ एक एग्जांपल लेके। एक मैट्रिक्स ये है, ठीक है, 2 3 4 एक्स, और एक मैट्रिक्स बी है 2 3 4 4। ठीक है, तो आप बोल रहे हो भाई ये दो मैट्रिक्स है, इनके नंबर ऑफ, इसका ऑर्डर लिखो तो 2/2, इसका ऑर्डर लिखो तो 2/2। तो इसमें कह रहा है ए और बी कब बराबर होंगे, ए और बी जब बराबर हो सकते हैं जब पहले के नंबर ऑफ रोज दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। हाँ भाई दो दो बराबर है। नंबर ऑफ कॉलम पहले के नंबर ऑफ कॉलम, हाँ भाई बराबर है, यानी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो एक मैट्रिक्स को कब इक्वल कर सकते हैं, जब उनके ऑर्डर सेम होंगे दोनों, सीधी सी बात बोलो, दोनों के ऑर्डर सेम हो सकते हैं। जब इनको इक्वल करूंगा तो ए की वैल्यू 2 3 4 एक्स और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 3 4 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से कंपेयर करने पर x की वैल्यू 4 हो जाएगी। इस तरीका से हम दो मैट्रिक्स को इक्वल कर सकते हैं। जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तब भी हम इनका यूज करेंगे, जब दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी उनका यूज करेंगे, जब दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई भी करना सीखेंगे। ठीक है, आज की हमारी बच्चों ये जो थी ये बेसिक क्लास थी। इस बेसिक क्लास में मैंने आपको कुछ मैट्रिक्स के बारे में बताया, मैट्रिक्स क्या होती है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाए, और कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए। ठीक है, ये क्लास आपकी यहीं पे खत्म होती है, अगली जो क्लास होगी वो आपकी एक्सरसाइज की होगी। ओके, थैंक यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं भाई अगले वीडियो में।